Hello everyone. So in this video we are going to discuss the questions जो आपके टेस्ट में पूछे गए थे. So सबसे पहला क्वेश्चन था मैच द कॉलम्स का. कॉलम 1 में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे एंड कॉलम 2 में हमें फाइलम्स दे रखे थे जिससे हमें मैच करना था. तो सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, नोटोकॉर्ड एंड होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट. तो आपको पता है जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है फाइलम कॉर्डेटा में. जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कॉर्डेट्स के केस में क्या होता है, इस तरीके से सबसे पहले नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि सिंगल होती है, हॉलो होती है एंड डोर्सल होती है. देन इसके नीचे होती है नोटोकॉर्ड, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है. सो यहाँ पर हमसे नोटोकॉर्ड एंड होलो नर्व कॉर्ड के बारे में पूछा है, तो पी का हो जाएगा कॉर्डेटा, दैट इज फोर्थ. सो पी का फोर्थ होगा, तो हमारे ये वाले ऑप्शंस गलत हो गए. नेक्स्ट में क्या बोला है, एक्टोपैरासाइट with 6 to 15 pairs of gills and closed circulation. तो ये किसका फीचर है, साइक्लोस्टोम्स का. जो जॉलेस फिशेस होती हैं जैसे कि लैम्प्रेज, वो एक्टोपैरासाइट्स होती है और उनमें 6 to 15 पेयर्स होते हैं गिल्स के विद क्लोज्ड सर्कुलेशन. सो साइक्लोस्टोम्स में जैसे कि अगर मैं लैम्प्रे की बात कर रही हूँ तो इनमें क्या होता है, 6 to 15 पेयर्स होते हैं गिल्स के. ये एक्टोपैरासाइट्स होती हैं एंड इनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने को मिलता है. सो हमारा क्यू का क्या हो जाएगा, फर्स्ट. सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. बाकी भी देख लेते हैं. आर का सेकेंड, मरीन एनिमल्स विद परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड एंड प्लेकॉइड स्केल्स. सो प्लेकॉइड स्केल्स किसमें देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रिज थाइस में. सो आर का सेकेंड हो जाएगा. एनिमल्स विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्टोमोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड किसमें होती है, हेमिकॉर्डेट्स में, तो एस का थर्ड हो जाएगा. हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड एज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. सो हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं. पहला मेटासेंट्रिक, जिनमें जो सेंट्रोमियर होता है इट इज प्रेजेंट इन द मिडल. अगर सेंट्रोमियर मिडल में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक. सेकंड होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है. थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर एक एंड के क्लोज होता है. एंड फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है इस तरीके से. सो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी पोजीशन पे बेस्ड है. सो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस्ड होती है कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, टर्मिनल पोजीशन पे है. तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following options describe a triglyceride? 3 fatty acid chains linked to a molecule of glycerol, 3 glycerol molecules linked to a fatty acid chain, 3 saturated fatty acid chains linked to a molecule of cholesterol, 3 glyceride molecules linked to a molecule of phospholipid.
सो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, यहाँ पे OH होता है लेकिन वाटर का रिमूवल हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ O बचता है, और फ्री फैटी एसिड्स होते हैं तो वो बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लिसरॉल की बैकबोन है। तो ट्राइग्लिसराइड्स का क्या मतलब होता है कि 3 फैटी एसिड चेन्स हैं विच आर लिंक्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्लांट कैरोटीनॉइड इज फॉल्स? It is an accessory pigment which absorbs light at 600 to 700 nanometer. It protects chlorophyll A from photooxidation. It provides precursor for the synthesis of stress hormone in plants. It accumulates in chromoplasts during fruit ripening. So जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये एक तरीके के प्लांट पिगमेंट्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं 400 टू 500 नैनोमीटर्स की लाइट। ठीक है, जो 600 टू 700 नैनोमीटर की रेंज है वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? सो ये हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है? इट प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। यस, क्लोरोफिल ए को ये प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से, एक तरीके से शील्ड का काम करता है, शील्ड पिगमेंट की तरह, टू प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम डैमेज। एक्सेसिव लाइट अगर आ जाती है तो उससे डैमेज ना हो क्लोरोफिल को, उससे बचाता है। सो इट प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम excessive light. थर्ड क्या कह रहा है? इट प्रोवाइड्स अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन इन द प्लांट्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इट एक्यूमुलेट्स इन क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो कलर चेंज होता है फ्रूट राइपनिंग में वो क्लोरोफिल के और कैरोटीनॉइड्स के एक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है। सो द कलर चेंज जो होता है ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, it occurs due to chlorophyll and accumulation of carotenoids in the chromoplasts. So this statement is also correct. हमसे false statement पूछिए तो हमारा option A correct हो जाएगा। Next question. A cell suspension of actively respiring mitochondria is treated with chemical X, experiment 1, or chemical Y, experiment 2, or left untreated, experiment 3. केमिकल एक्स जो है वो सेलेक्टिवली इनहिबिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनॉन, while complex Y, chemical Y जो है it selectively inhibits electron transport from complex 3 to cytochrome C. Which one of the following options represents the correct order of relative number of ATP synthesized in mitochondria? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता होनी चाहिए क्या होता है। इसमें हमारे टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो NADH होता है that gets converted into NAD plus NH positive। तो यहाँ पे क्या है, जो केमिकल X है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर रहा है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन। इसके बाद कहाँ जाता है, यूबिक्विनोन के पास ही जाता है और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है वहां से ही इसने इनहिबिट करना शुरू कर दिया है, यूबिक्विनोन के पास नहीं गया। तो यहाँ पे अगर यूबिक्विनोन के पास नहीं जाएगा तो कॉम्प्लेक्स 1 हमारा काम नहीं करेगा, तो NADH से तो ATP नहीं मिलेगी। लेकिन सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो FAD होता है, FADH2 that gets converted into FAD। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ATP हमें मिलेगी। ये कौन सा केस है, केमिकल X वाला, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहाँ पे FADH2 से हमें कुछ ATP मिलेगी। नेक्स्ट में क्या है, केमिकल Y यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, जो कॉम्प्लेक्स 3 से इनहिबिट कर रहा है 2 साइटोक्रोम C। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास नहीं जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स 3 है दैट इज नॉट फंक्शनल, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टू साइटोक्रोम C। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज है वो प्रिवेंट करेगी कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को भी कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन पंपिंग हो रही है या ATP सिंथेसिस हो रही है वो काफी ज्यादा कम होगी, मिनिमल होगी यहाँ पे। और जो अनट्रीटेड वाला केस है, तो वहां पे तो सारे प्रोटॉन पंप काम कर रहे हैं, ATP सिंथेसिस NADH से भी होगी और FADH से भी होगी, तो वहां पर मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस होगी। तो अनट्रीटेड वाला हमारा कौन सा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी ATP, यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो ये वाले ऑप्शंस गलत हो गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में सबसे ज्यादा होगी, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें मिनिमल है। सो एक्सपेरिमेंट 1 एंड देन एक्सपेरिमेंट 2, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following autoregulatory mechanisms is employed by the kidney when glomerular filtration rate is reduced? तो यहाँ पे लेवल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेनिन का, एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, ऑल्सो एल्डोस्टेरोन, इन सबके लेवल्स का बताना है क्या होता है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो रहा है, विच इज GFR रिड्यूस हो रहा है। GFR होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, it is the blood flow by the kidney per minute। एक मिनट में किडनी कितना ब्लड फ्लो करवा रही है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 1100 to 1200 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो GFR है वो डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके रिड्यूस होने पे एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जिसको रास सिस्टम कहते हैं। रास सिस्टम में क्या होता है, जो जेजी सेल्स होते हैं किडनी के, ये रिलीज करते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करवाता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 होती है ये प्रोएक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कि फर्दर कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिनोजन 2 में, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
क्लियर, दिस इज इनएक्टिव जो कि लिवर से आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लेवल्स बताने हैं। रेनिन का क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो रेनिन का लेवल इंक्रीज होगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिनोजन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिनोजन 1 से एंजियोटेंसिनोजन 2 बनेगा तो इसका भी लेवल इंक्रीज होगा, और साथ में एल्डोस्टेरोन का भी लेवल इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 बन रहा है ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। इसलिए एल्डोस्टेरोन का भी लेवल इंक्रीज होगा। Hence, option number A is correct. Levels of renin, angiotensin 1 and 2 and aldosterone are increased. Next question. Which one of the following conditions will favor maximum dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin in the tissues? So यहाँ पर ऑक्सीजन का मैक्सिमम डिसोसिएशन कब होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, ये हमें बताना है। तो जो डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये कई फैक्टर्स से कंट्रोल किया जाता है और उसी को हम पढ़ते हैं बोहर इफेक्ट में। तो क्या होता है, जब टिश्यूज में मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हाई होती है, ये कंडीशंस स्टिमुलेट करती हैं ऑक्सीजन के रिलीज को फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द कंडीशन ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होगा बॉडी को। अब अगर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है तो उसकी वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और अगर हाइयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन आयंस की लेवल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगी, क्योंकि पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की जब कंसेंट्रेशन हाई होगी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बनता है या फिर ऑक्सीजन की डिसोसिएशन होती है, तो हाइयर H पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब जो टिश्यूज वार्मर होते हैं दे आर मोर एक्टिव एज कंपेयर टू द टिश्यूज जहां पर टेम्परेचर कम है। तो अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, दैट डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है एट हाई टेम्परेचर। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइयर H पॉजिटिव आयंस एंड हाइयर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is correct? Red muscle fibers produce ATP aerobically under normal oxygen conditions. Mitochondria are more in white than in red muscle fibers. Lactic acid accumulates more in red than in white muscle fibers under similar conditions. All muscle fibers primarily produce ATP anaerobically. So यहाँ पर red muscle fibers produce ATP aerobically under normal oxygen conditions. This statement is correct. Why? Because the red muscle fibers होते हैं वो रिच होते हैं मायोग्लोबिन में, एंड इनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एरोबिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं या एटीपी प्रोड्यूस करते हैं।
सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशंस में एटीपी ये एरोबिकली प्रोड्यूस करते हैं. सेकंड क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन वाइट देन इन रेड मसल फाइबर्स. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि रेड मसल फाइबर्स में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. लैक्टिक एसिड accumulates more in red than in white muscle fibers under similar conditions. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बनता है वो एनारोबिक कंडीशन में बनता है. सो सिमिलर कंडीशंस नहीं होगा, यहाँ पे एनारोबिकली आना चाहिए था. सो दिस इज रॉन्ग. All muscle fibers primarily produce ATP anaerobically. This is also wrong. सारे muscle fibers anaerobically ही produce करें, this is not necessary. जैसे जो red muscle fibers होते हैं वो aerobic respiration ही use करते हैं. So ये हमारा wrong हो जाएगा. Correct statement पूछी है तो option A is correct. Next, which one of the following organisms produce the female gamete by mitosis of haploid cells? तो सबसे पहले गार्डन पी की अगर मैं बात करूं तो गार्डन पी डिप्लॉइड होता है, 2n है. लेकिन यहाँ पर ओव्यूल में जो डिप्लॉइड सेल होता है मेगास्पोरोसाइट, दैट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो कि हेप्लॉइड होते हैं. अब ये मेगास्पोर्स आगे चल के माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं एंड द फीमेल गैमेटोफाइट इज हेप्लॉइड इन नेचर, जिसके अंदर एग सेल होता है फीमेल गैमेट. तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो किससे बन रहा है, हेप्लॉइड मेगास्पोर्स से. ये हेप्लॉइड होता है और फिर इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारा एग सेल जो कि अगेन हेप्लॉइड होता है. तो यहाँ पे हेप्लॉइड सेल्स से ही बन रही है, हेप्लॉइड मेगास्पोर्स से बन रहा है एग सेल, और फीमेल गैमेट के बारे में पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. हनी बी की अगर मैं बात करूं तो इनमें 3 मेंबर्स होते हैं. एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और वर्कर्स होते हैं. ये दोनों फीमेल हैं और ये मेल है, और जो मेल होता है वो हेप्लॉइड होता है. तो यहाँ पे मेल गैमेट हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से बन रही है, ना कि फीमेल गैमेट. फ्रूट फ्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये एनिमल्स हैं, डिप्लॉइड होते हैं. सिमिलरली चिकन डिप्लॉइड है. इनमें जो एग्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं. डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ओवोनिया, उनके मियोसिस से बनते हैं. हमारा ऑप्शन ए गार्डन पी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which amino acid will be charged on the tRNA with anticodon 5-GUU3-? सो ऑप्शन ए में हमें एस्पैराजीन दे रखा है, ऑप्शन बी में वैलिन, ल्यूसीन और ग्लूटामीन. सो सबसे पहले एंटीकोडोन दे क्या रखा है हमें, 5-GUU3-. सो सबसे पहले हमें कोडोन फाइंड करना पड़ेगा जो mRNA पे प्रेजेंट होगा. तो कोडोन क्या होगा, 3' से 5' की डायरेक्शन में इट वुड बी G पेयर करता है C के साथ और U पेयर करता है A के साथ, तो CAA हो जाएगा. लेकिन इसको अगर हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, AAC. उल्टा कर देंगे इसको तो AAC. एंड AAC जो होता है ये किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एस्पैराजीन. सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये जो था एंटीकोडोन था tRNA पे एंड ये था हमारा mRNA पे कोडोन, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सो हमारा ऑप्शन ए एस्पैराजीन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, 2 double heterozygous plants PPQQ derived from 2 different pairs of true breeding parents of unknown genotype produce gametes in the proportions as given. तो यहाँ पर unknown genotype है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं gametes. दिस इज द F1 जनरेशन यहाँ पर एंड यहाँ पर, और इस रेशियो में जो जीनोटाइप है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं.
गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। Which one of the following options correctly represents the genotype of the parents? हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है, क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें एक चीज दी है कि ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हैं। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स मीन्स होमोजाइगस पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही केसेस बन सकते हैं। केस 1 में क्या हो सकता है कि एक पेरेंट हो कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल Q, ये क्रॉस कर रहा हो स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल q के साथ। और केस 2 क्या हो सकता है कि स्मॉल p कैपिटल Q का क्रॉस हो रहा हो कैपिटल P स्मॉल q के साथ। यही दो केसेस हैं होमोजाइगस पेरेंट्स के। अब यहाँ पर केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, R1 का क्रॉस करवा रहे हैं R2 के साथ, तो हमें जो F1 जनरेशन मिल रही है वो ये है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q। और R3 का जब R4 के साथ क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे भी हमें कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये चीज डिफरेंट क्यों हो रही है, जब हम नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, मान लो F1 जनरेशन में बनता है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q, तो यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी, PQ स्मॉल p कैपिटल Q कैपिटल P स्मॉल q एंड स्मॉल p स्मॉल q। और सबका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना कितना होता है, 25% ईच, इक्वल अमाउंट में ये बनती है नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 35 35 15 15 ऐसे बन रहे हैं। तो ये किस केस की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, लिंकेज की वजह से। लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर जो अलील्स होती हैं या जीन्स होती हैं वो साथ में ही रह जाती हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जेनेटिक लिंकेज। इसी की वजह से अनइक्वल प्रोपोर्शंस में यहाँ पर गैमीट्स बन रही हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दो केसेस पता चल गए हैं, एक तो ये वाला केस एंड एक ये वाला केस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q और कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P कैपिटल Q 15% ही है, मतलब कैपिटल P और कैपिटल Q साथ में कम है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 35% है कैपिटल P कैपिटल Q। तो कैपिटल P कैपिटल Q साथ में कब होगा, इस वाले केस में, केस नंबर 1 मतलब R3 R4। सो ये हमारा R3 होगा एंड दिस इज R4। तो कैपिटल P कैपिटल Q एंड स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल q, ये हमारे R3 R4 हैं। और ये वाले जो हैं दिस इज R1 एंड दिस इज R2। स्मॉल p कैपिटल Q कैपिटल P स्मॉल q। ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया है। कैपिटल P और कैपिटल Q 35% यहाँ पर आ रहे थे, तो मतलब कैपिटल P कैपिटल Q ज्यादा है यहाँ पर, मतलब कैपिटल P कैपिटल Q एक साथ जा रहे हैं तो ज्यादा है। तो ये कैपिटल P कैपिटल Q यहीं पे है, इसी वाले केस में है इन चारों में से। तो केस नंबर 1 हो जाएगा R3 R4 के लिए और केस नंबर 2 R1 R2 के लिए। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी शो करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स RNA कन्वर्ट हो जाता है इनका DNA में। फॉर एग्जाम्पल जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेट्रोवायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस with RNA genome and reverse transcriptase activity. Hence option A is correct. Next question. The given picture was obtained from an agarose gel electrophoresis of a plasmid after digestion with restriction enzymes X, Y or both X and Y.
Which one of the following diagrams correctly represents the position of the restriction enzyme sites X and Y on the 10,000 base pair plasmid? तो यहाँ पर हम दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर रहे हैं X और Y, या तो साथ में यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग, ईदर X और Y। हमें क्या बताना है कि पोजीशन क्या होगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स की ऑन द 10,000 बेस पेयर प्लाज्मिड। तो अगर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक्स लेन में एक ही फ्रेगमेंट मिल रहा है जो कि 5 किलो बेस पेयर्स पे मिल रहा है, मतलब 5,000 बेस पेयर्स। तो ऐसे दो फ्रेगमेंट्स होंगे तब जाके 10,000 बेस पेयर्स का बनेगा, मतलब 5 बेस पेयर्स 5,000 बेस पेयर्स के दो फ्रेगमेंट्स हैं। यहाँ पर x प्लस वाई में एक फ्रेगमेंट यहाँ पर है और एक फ्रेगमेंट यहाँ पे है, तो इसके भी 2 और 2 होंगे, ये 6,000 और ये 4,000 तब जाके बनेगा, और यहाँ पर इसके भी 2 होंगे। तो यहाँ पर अगर दो दो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, 2 और 2 4 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, मतलब 4 साइड्स पे अगर कट किया जाएगा तब जाके हमें 4 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 और 4। जब चार साइड्स पे आप कट करोगे तब आपको 1 2 3 और 4 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब 2 साइड्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 साइड्स हैं। तो जब सिर्फ X यूज हो रहा है, X रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो 2 फ्रेगमेंट्स मिलने चाहिए और वो 5,000 बेस पेयर्स के होने चाहिए। तो अगर इसको एनालाइज करें, यहाँ पर ये हमें दे रखा है 9235, तो यहाँ पर कहीं पे 10,000 होगा, तो 10,000 माइनस 9235 इज 765। तो यहाँ से यहाँ तक 765 बेस पेयर्स हैं। अब यहाँ तक 10,000 हो गया और ये पूरा हमें कितना दे रखा है 1235, तो 1235 माइनस 765 वुड बी 470। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 470 बेस पेयर्स हैं। अब इसमें कितने होंगे 3,000, सिमिलरली यहाँ पर 2,000, और यहाँ पर कितने होंगे 9235 है माइनस 6235, सो दैट वुड बी 3,000। तो अगर x कट करता है, ऐसे कट करेगा, तो यहाँ पर 765 470 और 3,000, और यहाँ पे 2,000 एंड 3,000, तो ये तो हमारा 5,000 हो गया, और ये 3,000 प्लस 470 एंड 765। इस 470 को हटाओ, यहाँ पे देखो ऐसे, दिस इज 765, यहाँ तक 10,000 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा 1235 है, तो 765 प्लस 1235 वुड बी 2,000 और ये 3,000, तो 5,000 के दो बन रहे हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब अगर y को देखें, तो अगर y ऐसे काटेगा, अकेला अगर काटता है ये, तो यहाँ पर भी 5,000 बन रहा है और यहाँ पे भी 5,000 बन रहा है। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक 3,000 और यहाँ से यहाँ तक 2,000, 5,000 और बाकी का 5,000। x और y अगर दोनों यूज होते हैं तो 4 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 और 4। 2 फ्रेगमेंट्स जो है वो 3,000 के हैं और 2 फ्रेगमेंट्स 2,000 के हैं, तो a वाला जो है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, हेंस ऑप्शन a इज करेक्ट। Next, honeybee males are haploid and females are diploid. Which one of the following statements is incorrect about honeybees? Honeybee males cannot have daughters but can have sons. Honeybee males are produced from unfertilized eggs and females are produced from fertilized eggs. A honeybee male does not have a father but has a grandfather. Honeybee males form gametes by mitosis and the female gametes by meiosis. सो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि हनी बी मेल्स कैन नॉट हैव डॉटर्स बट कैन हैव सन्स, दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डॉटर्स ना हो। सो पहली स्टेटमेंट ही हमें गलत मिल गई है। हनी बी मेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स,
दिस इज करेक्ट क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनको ड्रोन्स कहा जाता है और ये कैसे बनते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग से। अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जो कि हेप्लॉइड होता है, इससे मेल्स बनते हैं जो कि अगेन हेप्लॉइड होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, फीमेल्स फर्टिलाइज्ड एग से ही बनती हैं। अ हनी बी मेल डज नॉट हैव अ फादर बट हैज अ ग्रैंडफादर। अ हनी बी मेल डज नॉट हैव अ फादर, मेल जो है इट कैन नॉट हैव अ फादर बट ही डज हैव अ grandfather. The statement is correct. Honeybee males form gametes by mitosis and female gametes by meiosis. जो gametes होती हैं honeybee males, they form gametes by mitosis क्योंकि ये खुद haploid होते हैं। फीमेल्स जो है वो meiosis के थ्रू gametes form करती हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं they are diploid. So हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। Next, which one of the following statements is false? More than 80% of the solar energy is captured by the plants and photosynthetic bacteria. Only 10% of the energy is transferred to each of the higher trophic levels in grazing food chain. All organisms of a trophic level should be included for estimation of energy content of that trophic level. The movement of energy is unidirectional in the ecological pyramid of energy. So कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है हमें ये बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मोर देन 80% ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। गलत, 80% नहीं, सिर्फ 1% एनर्जी जो होती है सोलर एनर्जी की वो ट्रैप करी जाती है, कैप्चर की जाती है बाय द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। करेक्ट, 10% लॉ फॉलो किया जाता है। All organisms of a trophic level should be included for estimation of energy. Yes, सारे के सारे organisms को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए कि कितना एनर्जी कंटेंट है। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। करेक्ट, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि 1% ही सोलर एनर्जी ट्रैक की जाती है। सो ऑप्शन ए इज फॉल्स। So with this we have completed all the questions. Thank you.